हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं काशी की छांव में अभय, एपिसोड नंबर 31। रुद्र कुणाल के साथ जैसलमेर की बाहर वहीं आया था जहां रोहन काशी को किडनैप करके अभय से मिलने के लिए आया था। रुद्र ने जब रेगिस्तान के एक टीले पर गाड़ी रोकी तो उसने देखा कि बहुत सरसरी ब्लैक कार की गाड़ी खड़ी थी और बहुत सारे आदमी गन लेकर खड़े थे। रुद्र की नज़र जब अभय पर गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि अभय प्रताप सिंह उसके सामने खड़ा है। वो गाड़ी से बाहर आया और धीमे कदमों के साथ अभय की तरफ बढ़ गया। अभय रुद्र को देखकर मुस्कुरा रहा था। रुद्र उसके पास आया और उसके पैर छूकर झुका तो अभय ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे बोला, आप दिल के पास ही अच्छे लगते हैं। यह सुनते ही रुद्र ने उसे दूर होते हुए नम आंखों से देखा। अभय ने उसे देखते हुए कहा, कैसे हो रुद्र, और विजय शालिनी कैसे हैं? रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, सब बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? जब ये सब पता चला आप जिंदा हैं, सही सलामत है, मैं आपसे मिलने चला जाता था, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मिलूं आपसे, क्योंकि आपके बारे में कुछ इतना पता नहीं था। पर देखिए, आप खुद मुझे मिलने आए, इसकी मुझे बहुत खुशी है। कैसे नहीं आते रुद्र आपसे मिलने? आखिर आपने मेरी बेटी की हिफाजत में अपनी जान भी दांव पर लगा दी। आपके माँ पापा ने हमारी बेटी के लिए अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाला, उसका उसका हक दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो कैसे आपसे नहीं मिलते? और मुझे माधवगढ़ के शेर को देखना ही था। ये कहते हुए अभय ने उसे कंधे पर हाथ रख दिया। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, आप ऐसे क्यों रह रहे हैं? आप सबके सामने क्यों नहीं आते सर? अभय ने उसे देखते हुए कहा, अभी वक्त नहीं आया है रुद्र कि मैं सबके सामने आऊं, और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे सबके सामने आना चाहिए, या अभी सही वक्त आ गया है। मैं बस उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब मेरी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में होगी, जब आप सबके पास कोई रास्ता नहीं होगा और जब मानने को लगेगा कि उसे साड़ी बाजी जीत ली है, तब हम आगे खेल को पलटेंगे। पर सर, काशी को हम सबको आपकी ज़रूरत है। आप जानते हैं ना कि काशी किन लोगों से घिरी हुई है, और अब तो मालिनी ने राणा जी को किडनैप करवा लिया है और काशी के सामने ये शर्त रखी है कि अगर वो अमर से शादी कर ले तो वो राणा जी को छोड़ देगी, और काशी वो तो मान भी गई। रुद्र ये बोल ही रहा था कि अभय ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, रुद्र, मेरी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं कि कोई भी उसे मजबूर कर कुछ भी करवा ले। हाँ, अपनी माँ की तरह वो रष्ट है को बहुत मानती है, रिश्तों को बहुत मानती है, और उन रिश्तों के लिए वो कुछ भी कर गुजरेगी। पर वो अपने पिता की तरह बहादुर भी है, फिर आप भी तो हैं उसके साथ, आप उसे कुछ नहीं होने देंगे। ये कहते हुए अभय उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इस बात पर रुद्र ने उसे कहा, मेरे साथ होने से क्या होता है? वो किसी की सुनती कहाँ है? उसे जो मन किया जाए वही करेगी, ये नहीं कि दूसरे की सुन ले, कुछ समझ ले। अब कल की बात देख लो आप। उसे पता चला कि रोहन ने उसे किडनैप किया था। सुबह सुबह उसके घर पहुंच के धमाका कर दिया। अरे, कभी कभी तो मुझे लगता है हुक्मरानी सा जैसी शांत स्वभाव वाली औरत की बेटी ऐसी कुंडी कैसे पैदा हो गई, और इतनी जिद्दी है कि बस पूछो मत। आप गुस्सा ऐसा कि किसी को जला के राख कर दे, ना जाने क्या है ये। कभी कभी तो मैं भी डर जाता हूँ और इसी सोच में पड़ जाता हूँ कि इन्हें संभालूं कैसे। रुद्र अपने में ही बोले जा रहा था और अब कुशल उसे मुस्कुराकर देखे जा रहे थे। रुद्र ने जब उसे मुस्कुराते हुए देखा तो एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर चुका है। काशी वो भी अभय के सामने उसने अभय को देखते हुए कहा, सॉरी सर, वो मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बोल गया। अभय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए हंसकर कहा, कोई बात नहीं बरखुरदार, और काशी ने आप सबको इतना परेशान किया उसके लिए सॉरी, पर क्या करे, वो अपनी माँ और बाप दोनों पर गई है ना। वैसे आप मुझे अंकल बोल सकते हैं बेटा, मैं आपके लिए सर नहीं हूँ। रुद्र ने उसे कहने पर बस स्माइल कर दी। उसने अभय से बोला, अंकल आप जिंदा कैसे हैं? क्योंकि हमने सुना था कि आपको मालिनी ने मार दिया था, तो आप बच कैसे गए? अभय ने उसे देखते हुए कहा, फिर कभी बताऊंगा, अभी आप जाइए, और हाँ, राणा जी की फिक्र मत करो, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और काशी की शादी आप अमर से होने नहीं देंगे तो कोई परेशानी है ही नहीं। ये कहते हुए अभय अपनी गाड़ी में बैठ गया। रुद्र ने उसे कहा, अंकल काशी आपको मिस करती है, आप दोनों की तस्वीर के सामने हर रात खड़ी होकर उनसे बातें करती है। उसे जब से आप दोनों के बारे में पता चला है, वो हर वक्त ये सोचती है कि उसकी वजह से आप दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। प्लीज़ हो सके तो जल्दी उसके पास वापस लौट आइए, वो शायद अपने पिता को पाकर खुश हो जाए और एक पिता को अपनी बेटी के साथ रहने को मिल जाए। वैसे भी वो बहुत जिद्दी है, शायद आप उसे संभाल पाए। हो सके तो सोच ये जल्दी आने के बारे में। उसकी बात पर अभय ने उसे बहुत प्यार से देखा और उससे बोला, चलो आप कह रहे हैं तो अब हम उसके सामने आते हैं और मालिनी को एक झटका देते हैं। अच्छा चलते हैं अब। ये बोलते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और सारी गाड़ियां दूसरी दिशा की ओर तरफ चली गई। रुद्र खड़ा उन सभी गाड़ियों को जाते हुए देख रहा था। दोपहर ढल के शाम में तब्दील हो चुकी थी। रुद्र भी आया और कुशल के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। शाम का वक्त, रायपुर। माली अपने महल में बैठी कुछ सोचे जा रही थी। तभी कुमार और अमर ने उसके पास आया। अमर ने सोफे पर बैठते हुए कहा, माँ आप क्या सोच रही हैं? माली ने वैसे ही सोचते हुए कहा, यही कि अभय कहाँ है, किस जगह पर है जो हम उस तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। आखिर कैसे ये पता करें कि वो कहाँ है, किस हाल में है, और उसे कैसे मिल सकते हैं? इस पर कुमार ने उसे कहा, वैसे तुम्हें कैसे पता कि अभय जिंदा है जबकि तुमने उसे खुद अपने हाथों से मारा था? माली उस दिन की बात सोचते हुए बोली, उस दिन जब हमने अभय पर गोली चलाई थी तब वो गोली उसके सीने पर लगी और कुछ देर बाद वो वहीं गिरकर मर गया। पर जब पापा वहाँ से अभय के महल की तरफ गए तब वह वापस आए तो अभय गायब था। उसके कुछ आदमी भी वहाँ नहीं थे। हमें लगा शायद वो पुल के नीचे खाई में गिर गया होगा, और हम भी यही सोचकर वहाँ से वापस चले आए। पर कुछ दिनों पहले हम जब किसी काम से मार्केट गए थे, हम वहाँ से कुछ खरीद के निकल रहे थे, तब हम किसी से टकरा गए। जब हमने उसे देखा तो वो अभय था। हमें उसे देखा वो उसे भीड़ में कहा गया हुआ
हम समझ नहीं पाए, लेकिन जब हम घर आए तो हमने देखा कि एक लिफाफा है जो हमारे सामने सामान के साथ था। हमने उसे खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था, मालिनी मैं वापस आ गया हूँ। तुमने जितने धोखे और जितनी चालें चली उसका जवाब देने। अभी तक सिर्फ मैं चुप था क्योंकि मुझे मेरी बेटी की फिक्र थी, और अब तुम उसे मिल चुकी हो और वो तुम्हें अच्छे से मीट दे चुकी है। तो अब तुम बाप बेटी दोनों का सामना करोगी, और चीज़ मेरी बेटी है और चीज़ मेरी बेटी की है, उसमें तुमसे नहीं लूँगा क्योंकि वो खुद मेरी बेटी तुमसे बहुत जल्द लेगी। ये सब पढ़ के मुझे यकीन हो गया कि अब जिंदा है। यही कह कर काशी को प्रोटेक्ट कर रहा है, पर कहाँ है ये नहीं पता, वह मुझे जानना है। मालिनी के बोलने पर अमर और कुमार ने उसे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अमर ने उसे कहा, तो अभी आप क्या करना चाहती हैं? मालिनी ने उसे देखते हुए कहा, फिलहाल तो मैं तुम्हारी शादी काशी से जल्द करवाना चाहती हूँ, पर उससे क्या होगा? अब इसी सामने तो नहीं आएगा। अमर के ये पूछने पर कुमार ने उसे जवाब देते हुए कहा, अगर काशी हमारे पास रहे तो अब या कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और काशी तो सबकी कमजोरी है, तो इसीलिए काशी हमारे पास होना जरूरी है। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वकील साहब अंदर आ गए। उसे आते हुए देखकर मालिनी ने उसे कहा, अरे वकील साहब, आप यहाँ पर? क्या हुआ, कोई काम था क्या? हमें बुला लिया होता। वकील साहब ने उसे सामने खड़े होते हुए कहा, मैम कल आपकी बेल की तारीख खत्म हो रही है, सोचा आपको याद दिला दूं। ओह, इन सब बातों में ये भूल ही गई थी। मुझे काशी से बात कर ये केस उसके वापस लेने को कहना होगा। अच्छा आप जाइए, मैं करती हूँ कुछ। वकील साहब ने उसे एक पेपर देते हुए कहा, मैम आपकी जिस पेपर को रेडी करने को कहा था उसमें मैंने रेडी कर दिया है, आप इसे देख लें, कुछ मिस्टेक हो तो बता देना, मैं इसे चेंज कर दूंगा। अच्छा अब चलता हूँ, ये बोलकर वो चला गया। मालिनी ने पेपर को लेकर देखा और कहा, हम अब कुछ दिनों में ही वो सब मेरा होगा जो काशी ने मुझसे छीना था। ये कहते हुए उसने काशी को कॉल किया। इधर जैसलमेर काशी अपने कमरे में बैठी रोहन की बातों को सोचती जा रही थी। तभी उसका फोन बजा। देखा तो मालिनी का कॉल था। उसने गुस्से में फोन को देखा और कॉल रिसीव करते हुए उसे बोली, अब क्या है? अरे हमारी होने वाली बहू इतने गुस्से में कैसे है, क्या हुआ? मालिनी ने इस सवाल पर काशी ने कहा, तुम बोलो क्या बोलना है, किस लिए फ़ोन किया है तुमने? अच्छा बताती हूँ, वो केस तुमने मुझ पर फाइल किया है उसे वापस ले लो, और ना तुम बोल नहीं सकती क्योंकि तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो अच्छी बहू की तरह अपनी सास की बात मानो। मालिनी के ये बोलने पर काशी ने उसे इस बार शांति से पूछा, वैसे तुम मुझे कोई राज बताने वाली थी, शायद ये तुम भूल गई हो। हाँ वो तो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, लेकिन इस बार मालिनी ने हंसते हुए कहा, ओ तो तुम भूली नहीं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना भी था। मैं कुछ नहीं भूली हूँ मालिनी, और अभी जो तुमने किया उसकी सज़ा भी मैं तुम्हें दूंगी, पर पहले तुम मुझे वो बताओ जो तुम मुझे बताने वाली थी। ठीक है बताती हूँ। तो राज की बात यह है कि काशी के तुम्हारे पिता अमर प्रताप सिंह जिंदा है, और वो यहाँ जैसलमेर में है, पर कहाँ है ये तुम्हें खोजना है। चलो अब जाओ, केस वापस लो, तो एक पिता की खुशी में अपने परवरिश वाले बाप के हाथों दो बैठोगी। ये कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया, और उसके फ़ोन रखते ही काशी हरण परेशान बिस्तर पर बैठी एक टक खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके कानों में सामने उस दिन की बातें सुनाई देने लगी जब वो पहली बार जैसलमेर में आ रही थी। उसने खुद से कहा, कहीं वो मेरे पापा, अब तो मुझे उन्हें खोजना ही होगा, मुझे उससे मिलना है। ये कहते हुए उसने अपने आंसू पोंछे। रात का वक्त था। महल की छत पर काशी महल की छत पर खड़ी हुई दूर से आ रही बंजारों के गीत को सुन रही थी। उसे अजब से ये पता चला था कि उसके बाबा जिंदा हैं। तब से वो परेशान थी कि कैसे उन्हें खोजे, और वही उसके दिमाग में चल रहा था। वो खड़ी दूर रेत पर आग जला के बैठे बंजारों को देख रही थी। वो खामोश खड़ी सामने देख रही थी कि तभी उसके पीछे से रुद्र ने उसे सवाल उठाते हुए कहा, ठंड से ऐसी क्यों दुश्मनी है? ठंड से ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी जो हर वक्त उसे ललकारने चली जाती हैं? इतनी ठंड में बिना सोल और स्वेटर के आप ऐसे खड़ी हैं, देख रही हैं कितनी ठंड है फिर भी। काशी उसके ऐसे अचानक पास आने से घबरा गई, उसे दूर हो गई, पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। रुद्र ने उसे ऐसे दूर जाने पर उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ, आप ऐसे दूर क्यों हुई, जैसे आप मुझे जानती ही नहीं है। काशी अपने कदम पीछे करते हुए दूसरी तरफ से जाने लगी तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। काशी उसे अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर रुद्र ने उसके हाथों को अपनी कलाई को आजाद नहीं कर पाई। रुद्र उसके पास आया और पीछे से उसे पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों दूर जा रही हैं काशी, और सुबह भी आप कमरे से बाहर नहीं आ रही थी, जान सकता हूँ क्या हुआ है था ऐसा? उसके ऐसे पूछने पर काशी ने उसे कपाते होठों से कहा, आपको किसने हक दिया कि आप मेरे ऐसे करीब आए? किसने आपको यह हक दिया, आप मुझे छुए? काशी के इस सवाल पर रुद्र ने उसे और कस के पकड़ते हुए उसके कानों के पास अपने होठों को ले आया। काशी उसके पास आने से सिमट रही थी। रुद्र के सांसों की गर्मी उसकी गर्दन पर, उसके कानों पर महसूस हो रही थी, जिसे वो बेचैन हो रही थी। रुद्र ने उसे पकड़े हुए कहा, आप पर हक है मेरा, और ये सिर्फ मेरा हक है। उसके ये कहने पर काशी हैरानी से पीछे मुड़ी और उसे देखने लगी। हम पर क्या हक है आपका? तो दोस्तों, इतनी प्यारी स्टोरी के लिए एक लाइक तो बनता है। काशी पर रुद्र का क्या हक है ये तो हम थोड़ी देर में जानेंगे। रुद्र ने काशी को जब ये कहा कि उस पर सिर्फ उसका ही हक है, तब काशी उसकी इस बात पर हैरानी से देखने लगी। वो अपने कदम पीछे खींचने लगी तो रुद्र ने उसे अपने पास लाते हुए उसे कहा, दूर मत जाना, नहीं रख पाऊंगा आप मुझे खुद से दूर। अब मैं भी बहुत कोशिश की कि आपसे दूर रहूं, नहीं रख पाया खुद को आपसे दूर, क्योंकि दिल को ये पसंद ही नहीं आया। मैं आपसे जितना दूर जाता, आपकी याद बातें मुझे उतना ही आपके पास खींच के लाती। मैं आपको सोचना
नहीं चाहता था, पर सिर्फ आपकी याद होती थी। काशी उसकी बात सुन के उसे खुद से दूर करने लगे, उसे नजरें चुराने लगे। रुद्र ने उसे देखा कि उसे बार बार खुद से दूर जा रही है, तो उसने उसे कहा, ऐसे ही मेरे पास रहो, जो बोल रहा हूँ मैं वो सुनो आप। वो उसके चेहरे को पकड़ के उसके पास ले आया। काशी उसके पास आने से उसके शब्दों से हैरान थी, बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। रुद्र ने उसके कांपते होठों पर अपनी अंगुलियों से छूते हुए बोला, जानती जाओ, जब आप माधवगढ़ से चली आई थी तब मेरे दिल वहाँ नहीं लग रहा था, या ये बोलूँ मैं रह नहीं पा रहा था। मैं खुद को दूर रखना चाहता था आपसे, पर रख नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश कर रहा था कि आपका ख्याल भी मन में ना आए, पर जहाँ देखा बस आप ही थी। आपका ख्याल था, आपकी परछाई थी, वो घाट जहाँ मुझे सुकून मिलता था अब वो बेचैन करने लगा था। मुझे सुगंध भी अब बोलती थी, मुझे अब सुगंधा भी बोलती थी कि मैं आपको अपना लूँ, आपको अपना बना लूँ। मैंने उसकी हर बात मानी है, पर यह बात मैं उसके कहने पर नहीं, अपने दिल से मान रहा हूँ। आप दूर होते हैं तो मैं रह नहीं पाता। नहीं जानता इस दिल को पाया है, नहीं जानता इस दिल को पाया है, या लगाव पर जो भी है, इसे अब आपके साथ सुकून मिलता है। मत करो खुद से दूर इसे, ये बोल रुद्र ने उसके गालों पर अपने गालों को छू लिया। काशी उसके पास आने से खुद को बेजान से महसूस करने लगी। उसे लगा जैसे अब वो उसे खुद को दूर नहीं कर पाएगी। वो उसे खुद से दूर करना चाहती थी, पर वो कर नहीं पा रही थी। रुद्र ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, नीचे जाओ, ठंड बहुत है। ये बोल उसने उसे छोड़ दिया, पर काशी के कदम जैसे उसे दूर नहीं हो रहे थे। रुद्र ने उसे एक हल्की सी खुशी के साथ देखा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। काशी अपनी नजरें नीचे किए हुए कांपते होठ और बेचैन मन के साथ उसकी बाहों में थी। रुद्र ने नजरें उसके चेहरे पर थी। रुद्र उसे नीचे ले आया और उसे लेकर उसके रूम में चला गया। काशी उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। रुद्र ने उसे बिस्तर पर बैठाया और उसके एक नज़र देखकर वहां से चला गया। काशी बिस्तर पर लेट गए और खुद को समेटते हुए वो रुद्र की कही हुई हर बात को सोचने लगे। उसे घबरा के अपने कानों पर हाथ रख लिया और खुद से बोली, बस बहुत हुआ। मैं सुगंधा जी की जगह नहीं ले सकती, नहीं हो सकती आपकी। मैं कभी इस चीज़ को नहीं मानने वाली, कभी नहीं। ये बोल वो वैसे ही लेट रही थी। इधर रुद्र अपने कमरे में आया और शर्ट उतारते हुए खुद को आईने में देख रहा था। अब बस काशी आपको मजबूर नहीं होने देंगे, और उस मालिनी ने आपको चुकने का जो प्लान बनाया है उसे तो हम बर्बाद करेंगे, और राणा जी को भी सही सलामत 3 दिन के अंदर आपके सामने लाएंगे। आपको यूँ घुटते हुए इस तरह खामोश नहीं देख सकते, इसीलिए सब ठीक करना होगा। ये कहते हुए उसे शर्ट उतारकर अलमारी में अपनी टी शर्ट पहन ली। उसने कुणाल को कॉल किया तो उधर से फोन पहले ही बेल में कॉल रिसीव कर लिया। रुद्र ने उसे कहा, कुणाल आप राणा जी को 3 दिन में कैसे वापस लाने की सोचे, और मैं अभय जी को काशी से मिलाने के बारे में सोचता हूँ। बहुत हो गया मालिनी की धमकी, पर धमकी देने काशी को और अभय जी का काशी से दूर रहना, पर अब नहीं। मालिनी का प्लान पर पानी फेरने का वक्त आ गया है, और अभय जी का काशी से मिलने का। यह कहते हुए वो सामने देखने लगा। कुणाल ने उसे कहा, ठीक है सर, 3 दिन में आपको राणा जी सही सलामत महल में मिलेंगे। ये बोल उसने फोन रख दिया। रुद्र भी जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। इधर रोहन आधी रात के करीब गुस्से में अपने घर पहुंचा। उसे उस रेगिस्तान में लेने उसके आदमी पहुंच गए थे, वही उसे लेकर यहाँ आए थे। रोहन हॉल में आते हुए तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, जय कुछ भी करो, पर मुझे उसकी लाश चाहिए। जो करना हो, पर कल के कल मुझे रुद्र और काशी की लाश मेरे सामने चाहिए। और अब ये उसके आदमियों को काशी तक पहुंचने ही भी मत देना, चाहे जैसे भी वो करो। मैं बस उसकी लाश अपने सामने चाहता हूँ। ये बोल वो गुस्से में अपने कमरे में चला गया। वो कमरे में आया तो उसे खुद आईने में देखा। उसके चेहरे पर धूल मिट्टी और कपड़ों पे रेत से खराब हो चुके थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो पता नहीं कितने दिनों से नहा नहीं है, वो कहीं बहुत दूर से चल के आ रहा है। उसे अपनी होलिया देखकर अपने कमरे में रखी सारी चीज़ों को उठाकर फेंकने लगा। उसने देखा आईने में जैसे काशी का अक्स उसे देखकर हंस रहा हो। यह देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने वहीं रखा फूलदान आईने पर दे मारा। काशी, तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुम जब तक मरती नहीं मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुमने मुझे मेरे ही लोगों के सामने इतना इंसल्ट किया है कि मैं अब तुम्हें इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा। तुम्हें मारना होगा काशी, मारना होगा तुम्हें। यह कहते हुए वो वहाँ बची खुची चीज़ों को तोड़ने लगा। उसके कमरे में हर जगह पर बस बिखरी और टूटी हुई चीज़ें पड़ी थी। वहीं वो बिस्तर पर लेटा आ गया और ऊपर नजरें कर काशी की सारी बातें याद करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की तो काशी का हंसता हुआ चेहरा उसके सामने आ गया। उसने आंखें खोली तो उठ के खड़ा हो गया। तुम्हें मारना होगा, अब कल तुम देखोगी रोहन सरावत क्या है और क्या कर सकता है। ये कहते हुए वो वॉशरूम में गया और शावर के रुद्र अपने कमरे में कुछ फाइल देख रहा था। तभी शिवांगी उसकी चाय लेकर अंदर आते हुए बोली, भाई आपकी चाय। और हाँ आंटी जी आपको नीचे बुला रही हैं, आप प्लीज जल्दी आ जाइएगा। ये बोल वो जाने लगी तो रुद्र ने फाइल देखते हुए कहा, आप इतनी खुश दिख रही हैं, शायद आपके और युग के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। शिवांगी इस बात पर बोली, हाँ भाई, और थैंक यू मुझे समझाने के लिए, और आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। ये बोल वो चली गई। रुद्र उसे मुस्कुरा के जाते हुए देख रहा था। काशी अपने कमरे में अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बाहर निकल रही थी कि तभी वो पीछे से आते हुए रुद्र से टकरा गई। वो गिरने को हुई तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। काशी डरी आंखों से उसे देख रही थी। रुद्र ने उसे अपने खींच लिया और उसे बोला, डरे नहीं, हम आपको कभी गिरने नहीं देंगे। ये कहते हुए वो उसे बालों को तीखे करने लगा। काशी ने उसे खुद को दूर किया और खुद को ठीक करते हुए बिना कुछ बोले वहां से चली गई। रुद्र भी उसके पीछे नीचे आ गया। चंदो ने देखा काशी आ गई है तो उसे बोली, काशी अच्छा हुआ तुम आ गई। हमें काशी ने उसे पूछा। पास आते हुए कहा, क्या हुआ माँ, कोई काम था क्या? हाँ काम है, तेरे इस भाई से सुबह से बोल रही हूँ कि
चलो जाए मंदिर, भोग और गरीबों के लिए बस्तर मंदिर में दे आए, पर तेरा भाई सुनता ही नहीं है। एक काम कर, तू कुंवरसा के साथ निकल जा और सब देखकर चलिया। चंदो ये कहते हुए नौकर को भोग की थाली और बस्तर की थाल गाड़ी में रखवाने को बोल दिया। काशी ने उसे देखते हुए कहा, माँ हम अकेले ही चले जाएंगे, कुंवरसा को परेशान करने की क्या जरूरत है। ये सुनते ही रुद्र ने कहा, नहीं आंटी जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं इनके साथ चला जाऊंगा। चंदो ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, आप दोनों अभी निकल जाओ और शाम तक वापस भी आ जाओगे। वैसे बात बता दूं, वो मंदिर जैसलमेर के 6 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर है, तो यहाँ से अभी निकल जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। उसके कहने पर रुद्र और काशी मंदिर के लिए निकल गए। इधर जब रोहन को पता चला कि काशी मंदिर के जाने के लिए निकली है, तो उसे जय को उसी वही रास्ते की खत्म करने को कहा। जय भी अपने आदमियों के साथ वहां से निकल गया। काशी रुद्र के साथ चुपचाप गाड़ी में बैठी और रुद्र कभी उसे देखता, कभी विंडो के बाहर देखता। कुछ घंटों में वो दोनों महादेव के मंदिर पहुंच गए। ड्राइवर उसे कहा, चाचा ये मंदिर कहाँ है। ड्राइवर ने उसे कहा, बस बिटिया ये सीढ़ियों देख रही हो, चढ़ जाओ इन्हें और कम से कम 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर है। आप दोनों जाओ, हम यही इंतजार करते हैं, उतने ऊपर हम जा नहीं सकते। उसके ये कहने पर काशी ने उसे कहा, वाह चाचा जी, आप तो बड़े कमाल के निकले, मतलब खुद यहीं रुक गए और हमें भेज दिया। कुणाल ने रुद्र के साथ आदमियों भेजे थे और उसे थाल उठाई और काशी रुद्र आगे आगे चल दिए। वो दोनों जब 200 सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर पहुंचे तो देखा कि नेचर के बीच में बना वो मंदिर बहुत खूबसूरत था। रुद्र ने जब सब आदमियों को वहां रुकने को कहा और खुद काशी का साथ भेंट लेकर अंदर चला गया। उन दोनों पंडित जी को भेंट दिया और पूजा की। वो और वहां से जब बाहर निकलने लगे तो देखा सामने जय उसे आदमियों पर गन ताने खड़ा था। काशी ने ये देखकर कहा, ओह तो तुम आ गए वहां से। वैसे मैंने तो सोचा था तुम और तुम्हारा बॉस अभी तक वहाँ रेगिस्तान में तुम्हारे साथ घूम रहा होगा, पर तुम दोनों तो हो बहुत सातिर। चलो अच्छा है। वैसे इस बार क्या सोच के आए हो। इस बार मेरे सर ने तुम दोनों की लाश मांगी है और मैं उनका कहा कभी टालता नहीं हूँ। ये कहते हुए उसने अपने आदमी के उन्हें घेरने का इशारा किया। हाँ, हम यहाँ खून खराबा नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें मार नहीं सकते, पर सॉरी, इस बार भी तुम्हें खाली हाथ जाना होगा। ये कहते हुए उसने काशी का हाथ पकड़ा और लेकर भागने लगा। जय ने जब देखा वो दोनों भाग रहे हैं तो उसने अपने आदमियों को उसके पीछे भेजा। रुद्र काशी का हाथ पकड़े के भाग रहा था। काशी ने उसे देखते हुए कहा, और कोई आइडिया नहीं है क्या, ऐसे कब तक भागेंगे। रुद्र ने उसका हाथ पकड़े भागते हुए कहा, मेरे दिमाग में तो नहीं है। हाँ, आपको लड़ने का बड़ा शौक है और आपके महादेव ने आज दे भी दी मौका, जो आप लड़ लो। खुद तो लड़ते नहीं है, मैं लड़ूं तो आपको प्रॉब्लम होती है। कभी कभी तो लगता है आप राजपूत हैं भी या नहीं। काशी ये बोलने पर रुद्र को भागते हुए कहा, राजपूत हूँ, पर आपकी तरह पागल राजपूत या सर फिरा नहीं हूँ। ये कहते हुए वो मंदिर की आखिरी तरफ आ गया। अब ये यहाँ से भागने के लिए कहीं भी रास्ता नहीं था। काशी ने नीचे देखा कि नीचे खाई है, ऊपर दुश्मन है। वो दोनों खड़े होकर सोचने लगे। तब तक दुश्मन आकर उसके सामने खड़े हो गए और उसे घेर लिया। उसमें से एक ने उसे कहा, अब बताओ कहाँ जाओगी। काशी ने देखा वो गन चलाने वाले हैं, तो काशी ने रुद्र का हाथ पकड़ के पैर पीछे करने लगी और मन में बोली, महादेव अब सब आपके हाथ में है। इतना तो पता है कि अभी मेरी मौत नहीं लिखी है, पर अगर आपकी मर्जी यही तो यही सही। वो मन में सोच ही रही थी कि तभी एक ने गोली चली और काशी का पैर फिसला और वो रुद्र के साथ खाई में गिर गई। वो लोग गोली चलाते रहे पर काशी उन्हें कहीं नजर नहीं आई। वो लोग जब वापस आए तो जय ने काशी के आदमियों को मार डाला था। उसने अपने आदमियों से पूछा, कहाँ है वो, मारा कि नहीं। उसमें से एक आदमी ने कहा, सर वो दोनों खाई में गिर गए, मतलब वो दोनों बच गए। जय के ये पूछने पर उस आदमी ने कहा, नहीं सर, इतनी ऊंचाई से गिरने पर कैसे बच सकते हैं। इस पर जय ने कहा, नहीं, हमें उनकी लाश सर के पास ले जानी है, तो चलो नीचे और खोजो उन्हें। ये करते हुए वो आगे चल दिए। तो क्या होगा, क्या काशी और अभय की मौत हो गई है, या फिर उन दोनों की लाश उन्हें मिल जाएगी, या फिर कुछ नया ही ट्विस्ट आने वाला है कहानी में। ये सब तो हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। काशी और रुद्र दोनों की खाई में गिरने के बाद जय उसे खोजने वहां से चला गया। इधर रुद्र और काशी दोनों ही जब खाई में गिरे तो नीचे पत्तों का ढेर था, वो दोनों उस पर गिरे। रुद्र ने देखा कि काशी उसे कुछ दूरी पर गिरी थी। रुद्र ने जाकर उसे उठाते हुए कहा, काशी आप ठीक हो ना। काशी उसके उठाने पर काशी ने आंखें खोलकर देखा तो रुद्र उसके सामने बैठा था। काशी ने उसे देखते हुए कहा, हम मर गए क्या, या सिर्फ मैं मर गई। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, कोई नहीं मरा है, उठे आप। उसके ये कहने पर काशी ने कहा, हाय महादेव, बचा लिया आपने। बस अब यहाँ से आप मुझे निकाल दें तो आपको भांग चढ़ाने आऊँगी और इस रोहन का तो दिमाग ही ठिकाने लगा दूंगी। पागल बदतमीज इंसान कहीं का, बताओ मुझे मारने गुंडे भेज दिए, बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ। आउच। ये बोलते हुए वो उठने लगे तो उसके हाथों में दर्द हो गया। उसके मुँह से दर्द की आवाज़ सुनकर रुद्र ने कहा, क्या हुआ, हाथों में मोच आई है क्या। पता नहीं, मेरे हाथों में जलन हो रही है और दर्द भी। उसके ये कहने पर रुद्र ने उसे कहा, रुको हम देखते हैं। उसके कहने पर उसे पल्लू में ढके हाथों को से पल्लू को हटाया और देखा तो जो गोली गुंडों ने चलाई थी वो काशी की बाजू को छूते हुए निकली थी। उसने देखते हुए कहा, आपको गोली छू के चली गई है, ज़्यादा चोट नहीं है, शुक्र मनाओ, वरना मुझे लगा आपकी बेवकूफ़ी ने आज जान ले ली होती। ये कहते हुए उसने उसकी साड़ी का पल्लू फाड़ के उसकी बाजू ऊपर लगाते
लगाने लगा तो काशी ने घूर के गुस्से में देखने लगी। रुद्र ने उसे जख्म पर कपड़ा बांध के उसे देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो आप? काशी ने उसे मारते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी खराब करने की? पता है माँ लेकर आई थी इसे, मुझे ये कलर बहुत पसंद था और आपने इसे फाड़ दी, कैसे इंसान है आप? ये कहते हुए वो उसे मारे जा रही थी। रुद्र ने उसे दोनों हाथों को पकड़ के उसे कहा, ये साड़ी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं खराब की है, रो मत, मैं नया दिलवा दूंगा। क्या नया दिलवा दूंगा? आज तक तो मेरे बर्थडे का एक छोटा सा गिफ्ट नहीं दिया आपने और साड़ी देंगे? इतने कंजूस हैं आप कि आपका गिफ्ट फटाफट ले लिया और मेरे टाइम मुंह फुला लिया था कि कहीं देना ना पड़ जाए, और बोल रहे हैं मैं दूंगा। हाय मेरी साड़ी, मेरी प्यारी साड़ी। ये कहते हुए वो अपने फटे पल्लू को देखने लगी। रुद्र ने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर बोलना हो गया हो तो चले, पता नहीं बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? काशी ने उसके पास आते हुए कहा, कंवर साहब फोन है आपके पास? रुद्र ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ है, तो इस्तेमाल करें। उसे क्या देखने के लिए रखा है आपने? काशी के ये बोलने पर रुद्र ने उसे देखकर कहा, वाह नाइस, मतलब तो सही तरीके से सोच भी सकती है, कमाल है, वरना मुझे लगा था तुम बस पागल ही सोचती हो। ये कहते हुए रुद्र ने फ़ोन निकाल के देखा तो उसमें नेटवर्क नहीं था। उसने फ़ोन लेकर इधर उधर किया तो नेटवर्क आया। उसने जल्दी से कुणाल को कॉल किया। एक ही रिंग में कुणाल ने उसका फ़ोन उठा लिया। हाँ सर बोलिए, क्या हुआ? रुद्र ने उससे कहा, कुणाल हम यहाँ मंदिर के पास वाले जंगल में के अंदर हैं, आप कुछ आदमियों को लेकर आओ। ये सुनो, महल को अच्छे से प्रोटेक्शन में ले लो, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके ऐसे बोलने पर कुणाल ने उसे पूछा, पर सर आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो मंदिर में भेंट देने गए थे, तो फिर वहाँ कैसे? उसके पूछने पर रुद्र ने उसे सब बताया तो कुणाल ने कहा, आप टेंशन मत ले, मैं अभी आता हूँ और आप बाकी सबकी फिक्र मत करें, किसी को कुछ नहीं होगा। वो उसे बोल ही रहा था कि तभी जय के आदमी आए और रुद्र और काशी पर फायरिंग करने लगे। जय के हमले करने पर रुद्र के हाथ से फ़ोन गिर गया और उसने फ़ोन को वहीं छोड़ा और काशी का हाथ पकड़ भागने लगा। कुणाल ने जब गोली की आवाज़ सुनी तो उसने रुद्र की कई बार आवाज़ दी, पर उसकी आवाज़ नहीं आई तो उसने फ़ोन कट किया और अंदर चंदो के पास गया। कुणाल को देखकर चंदो ने कहा, क्या हुआ कुणाल, कुछ हुआ है क्या? उसने चंदो को देखते हुए कहा, मैम कंवर साहब और राजकुमारी पर हमला हो गया है मंदिर में, और वो दोनों मंदिर के पास वाले जंगल में है। जय उसके पीछे जंगल में गया है, उनकी जान खतरे में है। मैं कुछ लोगों के साथ वहाँ उन्हें खींचने जा रहा हूँ। आप प्लीज़ युग जी को फ़ोन करके बुला ले और राजा साहब और मैम को भी बता दे कि मैं निकलता हूँ। ये कहकर वो चला गया। चंदो ने उसके कहने पर सबको फ़ोन करके बता दिया। इधर जंगल में रुद्र काशी को भी लेकर भाग रहा था। रुद्र ने काशी को झोपड़ी के पीछे छुपाते हुए कहा, आप यहीं रहो, हम आते हैं। ये बोल वो जाने लगा तो काशी ने घबरा के उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर रुद्र ने उसे घबराए चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, वादा करता हूँ कुछ नहीं होगा आपको ना मुझे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोल उसने उसे वहीं रहने को कहा और खुद जय के सामने गया। काशी वहीं थी, सब देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया। रुद्र जब जय के सामने गया तो उसने उसे देखते हुए कहा, क्या बात है, तुम खुद ही सामने आ गए? वैसे कहाँ है तुम्हारी काशी जी, दिख नहीं रही है कहीं पे भी। उनकी छोड़, उसका सामना करने की हिम्मत तेरे पास नहीं है, और वैसे भी उसका सामना तो तू सब ने बहुत किया है। आज जरा काशी के रुद्र का सामना कर लो। ये कहते हुए रुद्र ने अपने शर्ट के बाजू को फोल्ड किया तो जय ने अपने कुछ आदमियों को उस पर हमला करने का कहा। उसके आदमी ने सुनते ही रुद्र पर हमला किया। काशी झोपड़ी के पीछे से कड़ी ये सब देख रही थी। रुद्र जय की हर आदमी को बुरी तरह मार रहा था। जय ने जब देखा कि रुद्र को कंट्रोल करना पाना आसान नहीं है तो उसने एक आदमी को इशारा किया कि वो रुद्र के पीछे से वार करे। इशारा मिलते ही वो आदमी रुद्र पर तलवार से वार किया तो काशी ने आकर उसे वार को अपने हाथ से रोक दिया। बेटा तुमने सोचा भी कैसे कि हम कंवर साहब को अकेले छोड़ देंगे? वैसे अच्छा है कंवर साहब ने लड़ने की सोच ली, हमें भी तुमसे आज ये हिसाब चुकता करना है। तो बेटा अब तू जरा पिटने को तैयार हो जा। ये कहते हुए वो उसे उस आदमी की पेट पर एक लात मारी और उसे तलवार लेकर रुद्र से बोली, अगर अकेले लड़ना हो गया हो तो साथ में लड़ ले। रुद्र ने मुस्कुरा के उसे बिना देखे कहा, अगर आपकी साड़ी को कुछ हुआ तो आप है ना, बोला तो है आपने कि नई साड़ी लाकर देंगे आप। ये कहते हुए उसने जय के एक आदमी से लड़ने लगी। कुछ वक्त में जय के साथ आए सारे आदमी मर गए थे। जय ने देखा काशी रुद्र अब उसकी तरफ बढ़ रहे थे तो उसने रुद्र पर गोली चला दी। काशी ने रुद्र को गोली लगते हुए देखा तो उसके मुंह से जोर से निकले रुद्र। वो रुद्र की तरफ भागी और जय अपनी जान बचा के दूसरी तरफ। काशी ने रुद्र को संभाला और उसे सहारा देकर बैठा दिया। रुद्र के हाथ को गोली लग चुकी थी, उसके हाथ से खून बह रहा था। काशी उसके हाथ से खून निकलता देख घबरा गई। उसने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, उसे रुद्र के जख्म पर बांधते हुए बोली, रुद्र जी। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, काशी आप घबराए ना, यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचिए, चलो यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये कहते हुए रुद्र उठने लगा तो उसे उठा नहीं गया। काशी ने उसे संभाला तो रुद्र ने के हाथ में लगा खून उसके माथे पर लग गया। काशी ने उसे देखते हुए कहा, कंवर साहब आप ऐसे हालात में आगे नहीं चल सकते, आप बैठे, मैं देख के आती हूँ आगे। उसके ये कहने पर रुद्र ने कराते हुए कहा, नहीं हम साथ चलेंगे, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। ये कहते हुए रुद्र ने अपने कदम बढ़ा दिए। काशी उसका सहारा देते हुए उसके साथ आगे बढ़ने लगी। इधर अभय को पता चला गया था कि काशी और रुद्र पर रोहन का ने हमला कर दिया है, उन दोनों की जान खतरे में है। उसे अपने आदमियों को भेज दिया था उन लोगों की मदद के लिए। कुणाल ने उसे कहा, हुक्म साहब मुझे लगता है अब आपको सामने से आकर लड़ना होगा, क्योंकि अब दुश्मन बढ़ गए हैं और रोहन इतना कमजोर और बेवकूफ़ नहीं है कि आज उसने हद पार कर दी है। तो अभय ने गुस्से में कहा, हाँ कुशल, उसने हद कर दी आज। अगर मेरी बेटी या रुद्र को कुछ भी हुआ तो उसका बहुत बुरा हश्र करूंगा।
उसने अभय प्रताप के बारे में जो सुना है उसे तब तो खुद अपनी आंखों से देखेगा। अब हम आएंगे सबके सामने और जवाब देंगे अपनी बेटी के का साथ भी। ये कहते हुए उसने कुशल की तरफ देख कर कहा, कुशल तैयारी करो और राजस्थान के बड़े लोगों के शाम तक महल में रहकर हमारे कागजात लेकर आओ। राजस्थान का हुक्म सा वापस आ रहा है। अब जवाब हम देंगे इन सबको। शायद इन्होंने हमारी बेटी को अकेला समझ लिया। अब हम बताएंगे इन्हें। और सुनो राणा जी, बहुत दिन छुट्टी मना लिए, उन्हें भी आज शाम तक आज़ाद करो और महल लेकर आओ। ये कहते हुए चला गया और कुशल खुश होकर अपने काम में लग गया। शाम का वक्त था जैसलमेर के महल में। दूसरी तरफ विजय सालनी भी जैसलमेर पहुंच चुके थे। युग भी आ गया था। चंदो शिवांगी सब के साथ बैठे बस कुणाल के फ़ोन का इंतजार कर रहे थे। युग ने देखा शाम हो गई है तो उसे चंदो से कहा, माँ मैं कुणाल को फ़ोन करके पूछता हूँ क्या वो दोनों मिले या नहीं। ये कहते हुए उसने कुणाल को फ़ोन कर दिया। कुणाल ने फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ युग। कुणाल, पता चला कुछ उन दोनों का? युग की बात पर कुणाल ने कहा, हम उन्हें खोज रहे हैं पर अभी तक मिले नहीं हैं वो लोग। आप चिंता ना करें, जैसे वो लोग मिलते हैं हम आपको बताते हैं। ये कहते हुए उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया। कुणाल के फ़ोन रखते ही युग ने से विजय ने पूछा, क्या हुआ युग? क्या कहा कुणाल ने? उन दोनों का अभी कोई पता नहीं चला। कुणाल उन्हें खोज रहा था। उसके ये बोलते ही मालिनी ने अंदर आते हुए कहा, सुना काशी पर हमला हुआ है और वो मिल नहीं रही है, वैसे बहुत बुरा हुआ। ये कहते हुए वो अपने पति के साथ अंदर आ गई। विजय ने उसे देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस महल में आने की? मालिनी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, अरे अब अपनी होने वाली बहू के घर कभी भी आ सकती हूँ। क्यों चंदो जी, बताया नहीं आपने? उसके ये कहते ही शालिनी की विजय हैरानी से देखने लगे। चंदो खामोश खड़ी उन्हें देख रही थी। मालिनी ने सब की तरफ देखकर कहा, अच्छा सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको ये सब नहीं पता है, पर कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। लेकिन अब तो काशी मुझे नहीं लगता है जिंदा आने। तो एक बार फिर से पासा पलट चुका है और मैं बहुत जल्द तुम लोगों से वापस सब लूंगी। वो ये सब कह रही थी कि तभी नौकर ने आकर चंदो से कहा, मालकिन बाहर लोग आए हैं, अंदर ले आऊं? उसके ये कहने पर चंदो ने कहा, हाँ ले आओ। ये कहते हुए वो गया उधर लोगों के साथ अंदर आया। उसने देखा कर मालिनी उन सब को पहचान गई। उसने उन सब की तरफ देखकर कहा, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? उन लोगों में से एक आदमी ने कहा, हमें हुक्म शाह ने बुलाया है। ये सुनते ही मालिनी, कुमार और वहाँ खड़े हुए सब चौंक गए। कुमार ने उन सब से कहा, पागल ही गए हैं क्या आप सब लोग? कौन सा हुक्म सा? आप सब शायद भूल गए हैं कि अभय के बाद 25 साल से कोई हुक्म सा नहीं बना अभी तक। वो गद्दी खाली है तो आप सब ने किसी को हुक्म सा बना दिया। वो लोग कुछ कह पाते तभी बहुत सारे लोग गन लेकर अंदर आए और खड़े हो गए। सब ये देखकर हैरान थे। वो सब उन्हें देख ही रहे थे कि अब अभय की रौबदार आवाज़ एक बार फिर जैसलमेर के उस महल में गूंजी, कुमार साहब, राजस्थान का सिर्फ एक ही शेर है और एक हुक्म सा और है अभय प्रताप सिंह, जो वापस आ गया। ये कहते हुए अभय अंदर आकर खड़ा हो गया। सब ने जब उसे ऐसे सामने देखा तो हैरान रह गए। उस सबको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आगे का पार्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।